स्कोप देख रहे हैं आप, मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। तो आज आपको बता दें, आज लोकसभा में बजट सत्र का पहला दिन था, जिसमें आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज उनका अभिभाषण हुआ। उन्होंने अभिभाषण दिया और इस दौरान उन्होंने जो केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में उन्होंने बताया, अभिभाषण के दौरान बताया और काफ़ी सारी बातें उन्होंने बताई अभिभाषण के दौरान। कल जो है बजट पेश किया जाएगा। हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल जो आम बजट है वो जो है संसद के पटल पर रखेंगी। क्या कुछ उसमें होगा, क्या कुछ नहीं हो सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी 3.0 ये जो सरकारी बनी है उसका ये पहला आम बजट जो है वो पेश किया गया है। और ऐसे में जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भाषण खत्म होता है तो एक बयान सामने आता है, वो भी कांग्रेस की तरफ से बयान सामने आता है। सोनिया गांधी का बयान सामने आता है, राहुल गांधी का बयान सामने आता है। सोनिया गांधी कहती हैं, जो ये बजट पेश किया जाता है तो सोनिया गांधी कहती हैं कि बजट में बार बार द्रौपदी मुर्मू एक ही बात को रिपीट कर रही थी, बहुत बोरिंग था। सेम चीज़ राहुल गांधी भी कहते हैं, बहुत बोरिंग था और जो है बार बार नो कमेंट्स। लेकिन जो सोनिया गांधी उससे एक कदम बढ़कर कहती है, पुअर लेडी उन कहती हैं, यानी कि वो तंज भी कसती हैं। असहाय महिला, जो पुअर लेडी का एक अगर अर्थ निकाले तो असहाय महिला के रूप में कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये विवादित बयान भी सोनिया गांधी देती नजर। अब इसके बाद से जो है अब राजनीति गलियारों में हलचल भी तेज हो गई। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि क्या राष्ट्रपति का अपमान करना, बार बार राष्ट्रपति को अपमानित करना, क्या कांग्रेस का एक प्रोफेशन टाइप का बन गया है? राष्ट्रपति जब भी कोई भाषण अभिभाषण देती हैं तो ऐसा नहीं है सोनिया गांधी नई है, राजनीति में काफ़ी सालों से राजनीति करती आ रही हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के समय से वो राजनीति करती चली आ रही हैं। ऐसे में उनको भी मालूम है जब एक राष्ट्रपति कोई अभिभाषण पढ़ता है तो उसे किस तरह से सम्मान देना चाहिए, और भाषण में वो केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में ही बात करता है। और हमारे साथ एसके राजू भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे आज जो सोनिया गांधी ने कहा है। लेकिन एक चीज़ और भी बता दें, याद होगा कि एक बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो प्रणब मुखर्जी जो है वो हुआ करते थे राष्ट्रपति, और उस वक्त जो है बात की जाए तो कहा जा रहा था बड़ा होगा, क्लेश होगा मुख्य प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में। लेकिन प्रणब मुखर्जी भी जब अभिभाषण, जब बजट सत्र होता था तो ये इसी तरह के बयान वो दिया करते थे। एसके राजू भी मौजूद है हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं। एसके राजू जी, यहाँ पर बात की जाए कि जिस तरह से सोनिया गांधी का बयान राष्ट्रपति को लेकर बार बार, एक बार राष्ट्रपति कह दिया था इन्हीं के जो है नेता प्रतिपक्ष ने, कभी कुछ कह दिया जाता, कभी कुछ कह दिया जाता है। बजट सत्र जिस तरह से आज राष्ट्रपति आज अपने अभिभाषण दे रही थी, राहुल गांधी कह रहे हैं बोरिंग था। तो बोरिंग का मतलब क्या था? उनको क्या लग रहा था? संसद में वो क्या चाह रहे थे, क्या होना चाहिए था और बोरिंग नहीं होता? देखिए, मैं अभी वही खबर देख रहा था मनीष जी कि जो आज बजट सेशन से पहले जो राष्ट्रपति का अमूमन जो सत्र की शुरुआत होती है तो केंद्रीय जो लोकसभा है हम लोगों का, उसमें राष्ट्रपति जो है वो अभिभाषण देती हैं, और जो स्टेट लेवल का जो होता है विधानसभा, उसमें गवर्नर जो है, तो बेसिकली जो राष्ट्रपति पढ़ती है वो एक ड्राफ्ट होता है केंद्र सरकार का, और स्टेट में जो गवर्नर पढ़ते हैं वो राज्य सरकार का होता है। तो और उसके ड्राफ्ट को अमूमन सरकार जो काम कर रही है या फिर जो काम करना चाह रही है उसको लेकर के जो है वो उसको, तो आज जो राष्ट्रपति मुर्मू ने पढ़ा है तो वो जो उन्होंने जो पढ़ी है तो उसमें उन्होंने बताने की यह कोशिश की है कि कहीं ना कहीं से सरकार इन मुद्दों पर काम कर रही है, और इन मुद्दों पर काम सरकार कर चुकी है। और आने वाले दिनों में, चूँकि यह कहा गया है कि आने वाले दिनों में भारत देश की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, तो ये उन्होंने कहा है। और उन्होंने सरकार की उपलब्धियों का बखान किया है, जो अमूमन जो एक प्रोटोकॉल होता है कि उसके तहत आपको करना है। लेकिन जो देखिए दुर्भाग्यपूर्ण क्या है कि मैं भी वही देख रहा था कि सोनिया गांधी जैसी लीडर जो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा रही हैं, सांसद, मतलब वो कई टर्म सांसद रही हैं, उनकी तरफ से एक राष्ट्रपति के लिए इस तरीके का उद्बोधन कि नॉट सी इज ए पुअर लेडी, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं से अलोकतांत्रिक है। और जो भाषा की जो मर्यादा है उसका उन्होंने पूरी तरीके से न सिर्फ उल्लंघन किया है, बल्कि उन्होंने एक राष्ट्रपति के विषय में नहीं कहा है, बल्कि राष्ट्रपति कौन होता है? संवैधानिक प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति कहीं भी, किसी भी देश में। तो संविधान का अपमान आप कह सकते हैं कि आज सोनिया गांधी ने इस तरह की टिप्पणी करके की है। हालांकि बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे को ले लिया है और बीजेपी अब ये आरोप लगा रही है कि भाई
क्या एक गरीब जो महिला है क्या उसको देश का राष्ट्रपति बनने का अधिकार नहीं है? एक जो गरीब महिला है क्या वो इस देश में प्रधानमंत्री नहीं बन सकती है? इनके समय में भी प्रतिभा पाटिल जैसी राष्ट्रपति हुआ करती थी, लेकिन लोग कोई भी टिप्पणी अभद्र टिप्पणी नहीं करता था, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद है और उस पद की मर्यादा का ख्याल जो है वो हम तमाम लोगों को रखना चाहिए। तो निश्चित तौर पर इस पर जो सियासत है वो अब तेज हो गई है और बीजेपी जो है वो इस पर पूरी तरीके से कहीं ना कहीं से कांग्रेस को जो है वो घेरने की तैयारी की है। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताएं, जो मेरे पास खबर आई है कि संसद के बजट सत्र के लिए 16 बिलों की सूची तैयार हो गई है। उसमें जो बिल हैं वो वक्फ संशोधन बिल, विधेयक, मुसलमान वक्फ रिपील विधेयक, बैंकिंग संशोधन विधेयक, रेलवे संशोधन विधेयक और आपदा प्रबंधन संशोधक विधेयक भी इसमें शामिल हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है कि जो बजट सत्र जो इस बार सरकार का शुरू हुआ है आज से, केंद्र सरकार का, उसमें 16 जो महत्वपूर्ण बिल हैं वो इसमें लाए जा रहे हैं इस बजट सेशन में, जिसमें कि एक बार हम फिर से अपने दर्शकों को मनीष जी बता दें कि उसमें वक्फ संशोधन विधेयक, और आपको ये पता होगा कि वक्फ बिल को लेकर के काफ़ी हंगामा हुआ था, बाद में फिर जेपीसी बनाई गई और जेपीसी ने जो है वो अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। उसमें जगदम्बिका पाल जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं यूपी के, वो भी उस जेपीसी में मेंबर थे, पटना भी आए हुए थे वो, और उन्होंने आपत्ति मांगी थी लोगों से कि भाई अगर आपको आपत्ति है किसी को तो वो आप दीजिए। तो वो संशोधन बिल जो है वो उम्मीद है कि इस बार पास हो जाएगा वक्फ बोर्ड को लेकर के। इसके अलावा जो है मुसलमान वक्फ एक अलग से है, ये इसमें रिपील जो है वो बिल पास होगा। बैंकिंग यानी कि बैंकिंग सेक्टर में सरकार कुछ अमेंडमेंट करने जा रही है या फिर कुछ नए कानून उसमें जोड़ने जा रही है, तो बैंकिंग संशोधन बिल जो है वो भी पास होगा इस बार। रेलवे में कई महत्वपूर्ण बदलाव जो हैं वो केंद्र सरकार कर रही है, तो रेलवे संशोधन विधेयक जो है वो पास होगा। और आपदा प्रबंधन संशोधन यानी कि आपदा को देखते हुए, चूँकि आप देखते होंगे कि कभी बाढ़ आ जाता है, कभी सुखाड़, कभी भूकंप, कभी कहीं आग लगी, तो ये जो आपदा है तो इसको लेकर के भी कुछ अमेंडमेंट जो बिल है वो इस बार पेश किया जाएगा। लेकिन हम लोग जिन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं मनीष, वो मुद्दा है बजट को लेकर के कि बजट में इस बार क्या कुछ सस्ता होने वाला है, क्या कुछ महंगा होने वाला है। देखिए 8वीं बार जो देश की वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, वो इस बजट को पेश करेंगी और ये रिकॉर्ड है ये कि कोई भी महिला वित्त मंत्री जो है वो लगातार 8 साल से बजट जो है वो पेश कर रही है। तो देखिए महिलाओं की अपेक्षाएं काफ़ी ज़्यादा हैं अपने महिला वित्त मंत्री से, और उन्होंने कहा भी है महिलाओं ने कि भाई कम से कम आप जब महिला फाइनेंस मिनिस्टर हैं तो महिलाओं का तो कम से कम ध्यान रखिए। और महिलाओं का ध्यान क्या होता है? कॉस्मेटिक्स। तो महिलाओं को सजना संवरना बड़ा अच्छा लगता है, तो उनकी उम्मीदें हैं निर्मला सीतारमण से कि भाई कम से कम कॉस्मेटिक्स के क्षेत्र में जो एक लगातार गैप बढ़ता दिख रहा है, महंगाई बढ़ गई है, उसमें कम से कम थोड़ा सा जो है वो थोड़ी सी ध्यान देनी चाहिए। इसके अलावा किचन, आप देखे होंगे कि किचन का बजट जो है वो लोगों का गड़बड़ा जाता है और इसका असर हमारे आपके पॉकेट पर तो पड़ता है, लेकिन भुगतना पड़ता है महिलाओं को सबसे ज़्यादा। हम लोग भी घर में कहते हैं अरे इतना पैसा दे रहे हैं, लेकिन कहाँ जा रहा है पैसा, तो वो महिलाएं कोई पैसा खा नहीं रही है। लेकिन चूँकि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है तो इस पर भी लोगों ने अपील की है। अब देखिए कि ज्वेलरी की कीमत किस तरीके से बढ़ी है। तो आप देखेंगे मनीष जी, मैं आपको याद होगा कि हम लोग संभवतः 24 तारीख को गए हुए थे छपरा, 25 तारीख को स्टोरी करने के लिए। 25 तारीख को सोने का भाव था 78,000 रुपये, आज सोने का भाव गया है बढ़ करके 81,000 रुपये। अब ये 3,000 का जो गैप है, तो ये आखिर आदमी के पॉकेट पर सीधा इसका असर पड़ रहा है। तो अब तो सोना जो है वो वाकई में लोगों को सोने नहीं दे रहा है। जिनके पास सोना नहीं है वो भी परेशान है, वो भी नहीं सो रहे हैं कि भाई मेरे पास सोना नहीं है, हम कैसे सोएं। और जिनके पास सोना है वो इस बात को लेकर के चिंतित है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा सोना है। कई लोग सोने के पीछे भाग रहे हैं। और आपको हम एक बताएंगे कि सनातन भी इसकी पुष्टि करता है कि जब भगवान राम जो है वो सोने के मृग के पीछे भागे थे, तो ये सोना तो माया है, तो इस सोने के पीछे पूरी दुनिया भाग रही है। तो लोगों ने अपील की है फाइनेंस मिनिस्टर से कि कम से कम सोना का रेट तो कम कर दीजिए। अब देखिए 2004 में मैंने जी मेरी शादी हुई थी, उस समय 7,000 रुपये था सोना और अभी 81,000 रुपये है। आप अंदाज़ा लगाइए कि सोने के कीमतों में कितना ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। और इसके बाद भी देखिए कि लोगों की भीड़ रहती है सोने की दुकान पर। तो वित्त मंत्री से लोगों ने यह भी अनुरोध किया है कि कम से कम सोने की कीमतों में तो थोड़ा गिरावट कीजिए, चूँकि शादी विवाह का मौसम है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री ने जो आज बजट सेशन शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने जो मीडिया को ब्रीफ किया था, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि ये गरीबों के सम्मान के लिए यही बजट इस बार होगा और इस बजट से गरीबों के घर में लक्ष्मी आएंगी।
तो अब प्रधानमंत्री देखिए, मोदी के साथ एक बड़ी विशेषता है कि मोदी जो बोलते हैं करते वही हैं। आपको याद होगा कि 5 किलो चावल गेहूं वो अभी तक वो स्कीम चला रहे हैं, हालांकि विपक्ष ने कहा कि भाई वोट बैंक से उसको जोड़ दिया गया। तो मोदी ने आज खुद कहा है, प्रधानमंत्री ने, कि भाई यह गरीबों के लिए एक ऐसा बजट होगा जिस बजट से गरीबों के घर में लक्ष्मी आएगी। तो निश्चित तौर पर, चूँकि आपको भी पता है कि जो फाइनल जो भी कुछ होता है, बजट भी जो बनता है, जो कमेटी बनाती है और फिर उसके बाद वो प्रधानमंत्री के पास जाता है। फिर प्रधानमंत्री पूरा तो उसका अध्ययन नहीं करते होंगे क्योंकि उनके पास उतना समय नहीं है, लेकिन उनकी जो टीम है वो पूरा अध्ययन करती है और उसके बाद ओके होने के बाद बजट पेश होता है। स्टेट में जो है पूरा बजट फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं, फिर वो सीएम के पास जाता है, फिर सीएम उसको देखते हैं, उसका रिव्यू करते हैं, उसके बाद जाके बजट पास होता है, पेश होता है सदन में। तो निश्चित तौर पर लोगों की अपेक्षाएं जो है वो काफ़ी हैं। अब इन अपेक्षाओं पर सरकार कितना खरा उतर पाती है ये तो कल पता चलेगा। दूसरा एक और टॉपिक है जो बड़ा महत्वपूर्ण है। आप देखते होंगे कि 2 साल पहले तक जो है वो रेल का बजट अलग पेश होता था, लेकिन मोदी जी ने उसमें अमेंड किया और कहा कि नहीं, बजट के साथ ही रेल का भी बजट पेश होगा। तो रेलवे में भी लोगों की काफ़ी उम्मीदें हैं। कई स्टेशन ऐसे हैं जिसको कि आपको मॉडल स्टेशन बनाना है, रेलवे ट्रैक बहुत जगह बिछाने की बात चल रही है, नई ट्रेनें देने की बात चल रही है। तो इन तमाम मुद्दों पर भी जो हमारे सहयोगी हैं वो भी अभी गए हुए थे करने के लिए चलती ट्रेन में कि भाई क्या लोगों को कठिनाई हो रही है। तो मुझे लगता है कि रेलवे को भी फोकस किया जाएगा और रेलवे पर भी निश्चित तौर पर सरकार ध्यान देगी, क्योंकि बुलेट ट्रेन, मेट्रो ट्रेन का जो है वो बताइए कि राजधानी पटना में भी मेट्रो का जाल बिछ रहा है और अगले अगस्त तक में जो यहाँ मेट्रो चालू हो जाएगा। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो राज्य अभी पिछड़े राज्यों की श्रेणी में है वहाँ पर किस तरीके से दिया जाएगा, उनको फंड कितना किया जाएगा, क्योंकि बजट में तो इन तमाम चीज़ों की व्याख्या की जाती है। तो वो कितना फंड दिया जा रहा है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री तो कल कहा नीतीश कुमार ने कि भाई बिहार में तो धन्यवाद प्रधानमंत्री को मैं देना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी को, कि उन्होंने बिहार पर जो है वो अपनी नज़रें रखी हैं और बिहार को तमाम सुविधाओं से जो है वो उसको मुहैया कराया जाएगा। रेल की बात करते हैं तो बता दें, आज सम्राट चौधरी ने रेल मंत्री से मुलाकात की है और अयोध्या से पुराना धाम के लिए जो ट्रेन है और सुल्तानगंज देवघर के लिए ट्रेन, इसके साथ कनेक्टिविटी किया जाए, इसको लेकर भी बातचीत की गई है ट्रेन को लेकर। लेकिन देखिए, ट्रेन को लेकर कई सारी समस्या आती है। जब हम रेल की बात करते हैं, हम हो आप हो, जो आम पब्लिक जो ट्रेन में सफ़र करती है, उसमें सबसे बड़ी जो दुविधा ये आती है ट्रेनों का कैंसिल होना। दूसरी चीज़ ये कि ट्रेन समय से नहीं आना। तीसरी चीज़ ये कि ट्रेन के अंदर आज भी आप चले जाइए स्लीपर क्लास या जनरल बोगी, अब छोड़िए एसी में भी जाइए, आप देखेंगे टॉयलेट्स बहुत गंदे रहते हैं। ऐसे में महिलाओं की ये डिमांड रहती है, महिलाओं की ये मांग अक्सर रहती है कि एटलीस्ट टॉयलेट तो साफ़ रखिए, जनरल डिब्बा हो, आपका स्लीपर डिब्बा हो, इसके टॉयलेट तो साफ़ रखिए, पानी की सही सुविधा होनी चाहिए। और ऐसे में ट्रेनों का जो लेट होता है जो ट्रेन लेट होती है, उससे आम लोगों को, पब्लिक को बहुत नुकसान भी होता है। कई लोग समय पर अपने स्थान पर पहुंच भी नहीं पाते। नहीं, देखिए बिल्कुल, ट्रेन के रेलवे के क्षेत्र में तो अभी सरकार को बहुत काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर सरकार प्रॉपर रेलवे की तरफ ध्यान नहीं देगी तो मुझे नहीं लगता है कि बुलेट ट्रेन का जो सपना है मोदी जी का, वो उनके प्रधानमंत्रित्व काल में साकार हो पाएगा। देखिए, उसके पीछे 2-3 वजह है मनीष जी। रेलवे में हम भी सफ़र करते हैं, आप भी सफ़र करते हैं, और रेलवे के यातायात को सुगम बनाने के लिए, और चूँकि देखिए रेलवे लाइफलाइन है आज की तारीख में, रेल और जो ये रोड है ये आपके विकास के रफ्तार को आंकता है, नापता है ये, क्योंकि जितने रेल की पटरियां बिछेंगी उतनी मालगाड़ियां दौड़ेंगी, उतनी ट्रेनें दौड़ेंगी, तो निश्चित तौर पर विकास रफ्तार पकड़ेगा। अगर रेलवे आपको अगर सड़कें बनेंगी तो सड़कों का विकास होगा, तो निश्चित तौर पर जो विकास है वो इसी सड़क के मार्ग से रफ्तार पकड़ती है। जितने गुड्स के ट्रेन हैं, जितने जो है वो बड़े बड़े ट्रक हैं, वो जब जाएंगे तो वो जो है सो उससे विकास रफ्तार पकड़ेगी। तो रेलवे एक बड़ा टॉपिक निश्चित तौर पर। अच्छा, एक चीज़ और भी कहेंगे, हम चाय वाले भैया से कहेंगे इधर आ जाए। एक्चुअली देखिए, अगर बजट पर चर्चा करें राजीव जी और चाय ना पिए, चाय की चुस्की ना ले, तो वो भी बेईमानी होगी। एटलीस्ट चाय तो पीना ही चाहिए। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो कुल्हड़ है, हम लोग कुल्हड़ में चाय पी रहे हैं। देखिए, कुल्हड़ का अपना मजा है। और आपको पता है कि ये कुल्हड़ किसने दिया था रेलवे को? लालू प्रसाद यादव ने। देखिए, लालू प्रसाद यादव बताओ रेल मंत्री, आज उनके ऊपर जो भी स्कैंडल के आरोप लगे हों, लेकिन लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति के एक ऐसे नेता हैं जो ग्रास रूट से जुड़े हुए हैं। तो देखिए, आज कुल्हड़, दही, छाछ, लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे उन्होंने कहा था कि स्टेशन पर कुल्हड़ की चाय ज़रूरी होगी, छाछ होना चाहिए, दही होना चाहिए, ये सब ज़रूर होना चाहिए। फिलहाल कुल्हड़ तो दिख रहे हैं, लेकिन अब उतने नहीं दिख रहे जितना उस वक्त दिखा करते थे जब रेल मंत्री। देखिए, इस कुल्हड़ से कितने लोगों को रोजगार मिला है।
और कुल्हड़ के चाय का टेस्ट ही अलग है। और हम दर्शकों से भी अपील करना चाहेंगे कि आप अगर जाते हैं तो प्लास्टिक वाले में चाय मत पीजिए, क्योंकि कहा गया है कि प्लास्टिक में जो है वो कैंसर की एक बड़ी वजह है। कुल्हड़ का उपयोग कीजिए, इससे क्या होगा कि जो गरीब कुम्हार हैं जो कुल्हड़ बनाते हैं उनका भी जो रेवेन्यू है वो थोड़ा बढ़ेगा, और अगर वो भी विकास करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा प्रदेश विकास करेगा, हमारा देश विकास करेगा। क्योंकि जब बजट की बात करते हैं तो इसका बड़ा महत्व होता है, क्योंकि अगर आप कुल्हड़ में ज़्यादा से ज़्यादा चाय पीते हैं और कुल्हड़ का उपयोग करते हैं, आप अपने घर में भी कुल्हड़ के देखिए बड़ी सौंधी खुशबू भी आती है, कुल्हड़ में चाय पीने से अच्छा भी लगता है, स्वाद भी दोगुना हो जाता है। ऐसे में अगर प्रदेश का रेवेन्यू बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि किसी भी राज्य का रेवेन्यू बढ़ने से वहाँ की जनता को प्रॉफिट ही होता है, नुकसान नहीं होता है। तो ऐसे में प्रॉफिट ही होगा। फिलहाल हम चर्चा कर रहे थे, यहाँ पर कई चीज़ें बात की जाए, यहाँ पर बात की जाए रेल की, हम चर्चा कर रहे थे, हाई स्पीड ट्रेन देने की बात कर रहे हैं, तेजस जैसी ट्रेन चलाई गई, लेकिन अभी भी कई हाई स्पीड ट्रेनों की बात हो रही है कि जो 180 200 तक खींच जाए ट्रेन। ऐसे रेलवे ट्रैक चाहिए भारत को, ऐसे रेलवे ट्रैक चाहिए, ऐसी सुविधा चाहिए आम पब्लिक को कि भाई चीज़ें जो है स्मूथली चले, रहेंगे ना, चीज़ें स्मूथली चलें। आज भी हमारे यहाँ अगर बात करें तो हम देखते हैं रेलवे जो है ज़्यादा ठंड पड़ जाए, बारिश हो जाए, अभी रेलवे एकदम ठप पड़ जाता है। नुकसान तो होता ही है रेलवे को, ठप भी पड़ जाता है और पब्लिक को भी काफ़ी नुकसान होता है। नहीं देखिए सही बात है, क्योंकि चाय भी थोड़ी ठंडी हो रही है तो मैं इसका भी आनंद ले रहा हूँ। लेकिन देखिए आपकी जो चिंता है वो निश्चित तौर पर आपकी चिंता जायज़ है कि बिहार हिंदुस्तान की जो स्थिति थी, मैं किसी गवर्नमेंट के विषय में न तो फेवर कर रहा हूँ और न मैं विरोध कर रहा हूँ, अपोज कर रहा हूँ, लेकिन गवर्नमेंट की जो स्थिति थी पहले, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। मोदी सरकार आने के बाद, और देखिए मनीष जी, अब आपको भी ये लगता होगा या फिर जो दर्शक देख रहे होंगे कि भाई ये तो मोदी के प्रवक्ता बन गए, लेकिन ऐसा नहीं है। जो वाकई में काम हो रहा है उसकी तारीफ करनी चाहिए। यही वो पटना है, मुझे याद है कि यहाँ पर ट्रेन पकड़ने के लिए लाखों लोग आते थे और क्राउड इस तरीके से रहती थी कि लोगों को जगह नहीं मिल पाता। जो अभी आप 2 दिन पहले आप देखे होंगे, आप खुद गए थे कवर करने के लिए, तो उस समय क्राउड की क्या स्थिति थी, वही स्थिति थी। लेकिन और मैं बिहार के एक छोटे से ज़िले से बिलोंग करता हूँ, सहरसा, बड़ा रिमोट एरिया है, कोसी का इलाका है, लेकिन आज डेवलपमेंट वहाँ पर इतना ज़्यादा है कि अब वहाँ से लोग दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ते हैं, वहाँ से लोग मुंबई के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। तो मैंने आपको जैसा पहले भी बताया कि निश्चित तौर पर मोदी सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है बुलेट ट्रेन को लाना, और उसके लिए ट्रैक बिछाने का काम शुरू हो गया है। आप अगर यहाँ से दिल्ली जाते होंगे ट्रेन से, और आप तो चूंकि यूपी के रहने वाले भी हैं, तो आप देखते होंगे कि पहले 2 लेन हुआ करता था, अब उसको 4 लेन करने की बात कही जा रही है। मतलब 4 लेन सड़क आप देख रहे हैं, अब 4 लेन आपको रेलवे में भी दिखाई पड़ेगा। तो ट्रैक अगर ज़्यादा बिछता है तो निश्चित तौर पर फिर रेलवे और ज़्यादा रफ्तार पकड़ेगी, और रेलवे अगर रफ्तार पकड़ती है तो प्रदेश और देश का विकास होगा। तो निश्चित तौर पर मुझे पूरी उम्मीद है, और चूँकि निर्मला सीतारमण के विषय में कहा जाता है कि बहुत ही मैच्योर्ड लेडी हैं वो, निर्मला सीतारमण जो है वो बहुत मैच्योर्ड, डिफेंस डिपार्टमेंट को भी उन्होंने देखा है, फाइनेंस को लगातार देख रही हैं, और मोदी जी का पूरा भरोसा है उन पर, निर्मला सीतारमण पर। और आज चूँकि प्रधानमंत्री ने खुद भी कहा है कि भाई ये एक ऐसा बजट होगा जिसमें कि लोगों के घर में खुशहाली आएगी, लक्ष्मी आएगी। अब तो यहाँ पर सवाल उठेगा ना कि अभी इससे पहले बजट था तो लोगों के घर में खुशहाली और लक्ष्मी नहीं आई थी। देखिए यहाँ पर जब बजट आता है तो मेन चीज़ ये है कि आप मिडिल क्लास फैमिली को क्या दे रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट वो करते हैं। अच्छा, इसमें गरीब जनता की तो बात की जाती है, मिडिल क्लास फैमिली की बात कोई नहीं करता। मिडिल क्लास फैमिली को क्या चाहिए कि भाई अगर गैस के दाम कम होंगे तो जाहिर सी बात है उसका असर जो गरीब पब्लिक है उस पर पड़ेगा, और उसके भी दाम कम होंगे। मिडिल क्लास फैमिली को चाहिए कपड़े के दाम कम हो कि बच्चों को कपड़ा पहनाया जा सके। आज की डेट में आप जाइए, जो जीरा कभी आपको 20 रुपये में 100 ग्राम कभी मिल जाया करता था, मैं एक ऐसा उदाहरण आपको बता रहे हैं, लेकिन आज वही जीरा आप खरीदने जाइए तो आप उससे पूछिए कितने का दे रहे, इतना मिलता है। जो छोटे छोटे मार्केट में हम सामान खरीदते हैं, घरेलू सामान खरीदते हैं राजीव जी, उसके दाम काफ़ी हाई हो गए हैं, और ये पब्लिक को एहसास नहीं हो पाता, लेकिन उसके दाम हाई कर दिए जाते हैं, जिससे पब्लिक और जो गरीब जनता, जो मिडिल क्लास फैमिली है, उसका बजट बहुत वो हो जाता है, बिगड़ जाता है। हम लोग क्या देखते हैं कि भैया गैस का दाम देखेंगे, लेकिन आप कभी कोलगेट का दाम नहीं देखेंगे, कोलगेट के दाम में कितनी बढ़ोतरी हुई है कि नहीं हुई है। आप कभी उसका दाम नहीं देखेंगे, बात की जाए कि जो हम मसाला डालते हैं, गरम मसाला हो, सब्जी मसाला हो, उसका दाम नहीं देखेंगे कितनी बढ़ोतरी हुई है कि नहीं हुई है। हम क्या देखेंगे, हम गैस का दाम देखेंगे। तो कहीं ना कहीं
इस पर कंट्रोल लगाने की ज़रूरत है। और ऐसे में अगर इस पर कंट्रोल लगता है तब जानिए कि आप जो है महंगाई को कंट्रोल कर रहे हैं। आप 450 में आप कह दें कि हम 500 में सिलेंडर दे देंगे, ठीक है आप दे दीजिए 500 में सिलेंडर, लेकिन जो और दाम आप बढ़ा रहे हैं उस पर कैसे कंट्रोल किया जाएगा? थाली को कैसे सस्ती की जाएगी? जो थाली आप कल तक 40 रुपए में खा लेते थे किसी ढाबे में, आज वही आपको 120 रुपए में मिलती है। मनीष जी, जीडीपी रेट क्या है इस देश का? जीडीपी तो बढ़ रहा है। ऑब्वियसली अगर जीडीपी बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी। आज केंद्र सरकार 8वां वेतन कमीशन, जो 8 पे कमीशन जो है, उसके लिए विधिवत उसका गठन कर दिया गया है। जब उसकी रिपोर्ट आएगी तो आपको पता है केंद्र सरकार में जिसको 1.5 लाख रुपए मिलता था उसको 3-3.25 लाख रुपए मिलेगा। तो एक तरफ तो वेतन भी तो लोगों का बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली अगर आपके पॉकेट में सरकार पैसे डाल रही है तो महंगाई तो बढ़ेगी। यही बिहार है जहाँ पर कि पर हर एक मतलब एक व्यक्ति का इनकम जो था यहाँ पर लगभग 40,000 रुपया था, अब वो बढ़ करके 60,000 रुपया हो गया है। तो ये जब बढ़ेगा, मैं अपनी ही बात करूं, मैं 2010 में मेरी जितनी सैलरी थी उससे लगभग 2.5 गुना ज़्यादा मेरी सैलरी है। तो महंगाई तो बढ़ेगी। आप भी जितनी सैलरी पर पहले काम करते तो उसमें आपकी सैलरी में इजाफा हुआ है, तो महंगाई। दूसरी बात यह है कि सरकार अगर टैक्स नहीं लेगी, क्योंकि एक जो महत्वपूर्ण इशू है कि विपक्ष कह रहा है कि भाई जो ये टैक्स है ना 18% जीएसटी, इसको सरकार को बंद करना चाहिए। अरे हर एक चीज़ पर नहीं लेना चाहिए। अरे भाई अब तो वन नेशन वन टैक्स हो गया है, तो अगर आप 18% जीएसटी आप नहीं ले रहे, अब तो तमाम टैक्स बंद हो गए हैं उसके अलावा। तो फिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कैसे होगा, डेवलपमेंट कैसे होगा? दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि एक जो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, मुझे लग रहा है कि मोदी जी ध्यान दिए भी होंगे, कि जो मध्यम वर्गीय है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको जो इनकम टैक्स में थोड़ी रिबेट करनी चाहिए। जैसे हमारे जैसे लोग भी हैं, हम भी इनकम टैक्स पे ही हैं। तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि नहीं भाई, इनकम टैक्स का जो स्लैब है उस स्लैब में कुछ चेंज करें। और लोगों की अपेक्षा है कि इस बार 10 लाख तक का, कम से कम 10 लाख तक छूट देनी चाहिए सरकार को। उसमें अगर सरकार कुछ बदलाव करती है तो निश्चित तौर पर मध्यम वर्ग परिवार को भी राहत देने की कोशिश सरकार की तरफ से की जाए। एक चीज़ और भी है, यहाँ पर बात करें 2047 तक कहा जा रहा है, विकसित भारत की बात हो रही है कि हम विकसित भारत बनाएंगे 2047 तक। लेकिन उसके लिए जीडीपी ग्रोथ आपकी चाहिए 8 पॉइंट समथिंग चाहिए। अभी भारत की ग्रोथ है 6 पॉइंट समथिंग चल रही है। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि अगर 2000 विकसित भारत की दिशा में जो काम किया जा रहा है और काम जो चल रहा है, आप कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो लोगों की सैलरी बढ़ रही है, लेकिन जो नौकरी पेशा वाले हैं जिनकी सैलरी बढ़ रही है केंद्र सरकार से, उनकी तो ठीक है। जो नौकरी पेशा वाले नहीं है, हम उन मजदूरों की बात कर रहे हैं जो ठीक है, जिनकी दिहाड़ी कल तक 200 होती थी, आज 500-600 हो रही है। लेकिन उसी हिसाब से अगर आप दाम जाएंगे तो दाम दोगुना हो जाता है। अभी देखिए, अभी थोड़ी दिन पहले प्याज के दाम क्या जा रहे थे, आप टमाटर के दाम क्या जा रहे थे, सब्जी के दाम महंगे हो गए थे। चलिए ठीक है, सीजन की बात है तो चीज़ें होती ऊपर नीचे होती, लेकिन इसका असर भी पड़ता है। लेकिन वही मैं बार बार क्यों बात कहता हूँ कि जब हम कोलगेट की बात नहीं करते हैं, कोलगेट पे अगर आप 10 रुपये बढ़ा देते हैं तो कोई समझ नहीं पाता, लेकिन बढ़ जाता है दाम, उसका भी तो असर पड़ता है। जो ये चूँकि मुझे लग रहा है कि अब हम लोग वाइंड अप करने का वक्त आ गया, टाइम हो रहा है। सिर्फ एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जो प्रयागराज में जो महाकुंभ लगा है, आपको पता है जो सर्वे रिपोर्ट आई है उसमें दिया गया है कि 6.8 जो अभी जीडीपी है देश की, वो बढ़ करके 7.8 हो जाएगी। सिर्फ एक प्रयागराज, क्योंकि 50 करोड़ लोग वहाँ आ रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ भी जो भगदड़ मचा है उसको लेकर काफ़ी त्राहिमाम की स्थिति है। लेकिन वो प्रयागराज जो है, एक महाकुंभ जो है, वो आपको 1% का जीडीपी ग्रोथ दे रहा है। और जो लगातार ये कही जा रही है कि हम अगर 8.5% तक पहुँच जाएंगे तो हम एक मजबूत अर्थव्यवस्था हो जाएंगे इस पूरी दुनिया में। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री इस पर काम कर। एक और हमारे पास आ गई है, खबर आ गई। हम अब चूंकि चर्चा हो रही है, चर्चा पर हम डिस्कस करना जरूरी है। अपने दर्शकों को बड़ी खबर बता दें, द्रौपदी मुर्मू को लेकर पप्पू यादव ने विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने क्या कहा ये आपको बताते हैं। वह तो कठपुतली में लव स्टोरी पढ़ रहे थे। पुड़िया से निर्दलीय सांसद है पप्पू यादव। उन्होंने देखिए यहाँ पर जिस तरह का बयान दिया है कि पप्पू यादव ने द्रौपदी मुर्मू को लेकर पप्पू यादव ने दिया है विवादित बयान। कहा है कठपुतली में लव स्टोरी, लव लेटर पढ़ रही थी। यानी कि देखिए कि क्या समय आ गया है। सांसदों को ये नहीं मालूम है कि वो किसके लिए क्या बोल रहे हैं। बुद्धि विवेक खो चुके हैं। अब उनको ये नहीं मालूम कि राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति का क्या महत्व है। तो आप अंदाजा लगाइए कि आप जिसको जिता कर लाते हैं, जिस सांसद को जिता कर लाते हैं, उनका बुद्धि विवेक क्या कहता हो। अरे मनीष जी, यहाँ चाचा जो है तेजस्वी भतीजा, वो चाचा को कह रहा है कि मेंटल केस है। वो बताइए, बिहार के मुख्यमंत्री
बहुत बड़ा कद है, ठीक है ना। तो ये राजनीति में जो भाषा शैली है उसकी वो तो हमेशा रोज मर्यादा तार तार हो रही है। राजनीति में जो भाषा शैली है उसकी तो मर्यादा रोज तार तार हो रही है। तो ये पप्पू यादव किस खेत की मूली है? अगर उन्होंने, जब सोनिया गांधी इतना बड़ा बयान दे रही है, क्योंकि वो खुद को कांग्रेसी अब कहते हैं, तो उनका जो राष्ट्रीय नेतृत्व वही कह रहा है किसी जो पुअर लेडी, तो मतलब उनको सुनकर उनको लगा कि अब हम भी कुछ कहेंगे तो हाईलाइट आ जाएगा, मीडिया का फोकस हमारी तरफ आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा, आप कुछ और करिए ना, मीडिया का फोकस वैसे चला जाएगा। आप राष्ट्रपति को इस तरह से विवादित बयान देंगे के लिए, देखिए देश की राजनीति के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप एक महिला, और वो भी देश की प्रथम महिला है, वो राष्ट्रपति जैसे पद पे संवैधानिक प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति, उनको लेकर के अगर आप इस तरीके की असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित तौर पर आप यह कह सकते हैं कि अब जो देश की जो राजनेता हैं उनकी मानसिकता जो है, उनकी मानसिक स्थिति कितनी प्रदूषित हो रही है। सही बात कहा, कितनी प्रदूषित, कितनी दूषित हो रही है, आप उनके बयान से ही अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल हमें और एसके राजीव को दीजिए इजाजत, और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते हैं न्यूज़ 22 को।